नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और ये हमारी मॉडर्न इंडिया की तीसरे नंबर की क्लास है। इससे पहले दूसरे दो क्लास आ चुकी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो विषय है वो अंग्रेज़ और फ्रांस है। और क्योंकि कल की क्लास थी उसमें पुर्तगाली आ चुके थे, डच आ चुके थे। डचों को हमने लगभग कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़। तो हेडिंग लगा दीजिए अंग्रेज़। देखिए, जब हम अंग्रेज़ों की बात करते हैं, अंग्रेज कहने का मतलब है ब्रिटिश निवासी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उससे संबंधित जो पहले तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहला तथ्य तो ये है कि इस कंपनी की शुरुआत किस समय से मानी जाती है। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए और पुर्तगालियों के बाद डच आए और फिर अंग्रेज आए। ये बात सही है, लेकिन पुर्तगालियों से बहुत कुछ सीखा इन लोगों ने। और ये बढ़िया, सबसे पहले देखो, अगर भारत पर अधिकार करना है तो उसके लिए समुद्र पर अधिकार करना बहुत ज़रूरी है। और समुद्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए नौ सैनिक क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों ने बहुत लंबे समय तक नौ सैनिक क्षमता पर कार्य किया। जब ये अपने आप को इस काबिल समझने लगे कि अब हम सक्षम हैं और पूर्वी देशों के व्यापार पर जा सकते हैं, तो इन्होंने भारत में आने का फैसला किया और भारत में आने के लिए एक कंपनी की स्थापना की। और उसी कंपनी को हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत 1558 से शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब 1588 से, 88 से पूर्वी देशों के व्यापार हेतु अंग्रेज आना शुरू हुए। पूर्वी देशों के व्यापार। अब देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर आप इसको देखोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें ईस्ट क्या है? तो ईस्ट मतलब पूर्वी देश। इंडिया का मतलब है इंडिया के लिए व्यापार करने वाली कंपनी, तो इंडिया कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो पूर्वी देश मतलब इंडिया पर व्यापार करने के लिए बनाई गई, उसी कंपनी को ये लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी की जो स्थापना है वो 1599 ईस्वी में हो जाती है। तो 1599 ईस्वी में स्थापना इस कंपनी की होती है। लेकिन एक कमाल की बात ये है कि इस कंपनी को शुरुआत में केवल 15 वर्षों के लिए ही अधिकार प्राप्त होता है। मतलब यह एकमात्र ब्रिटेन की कंपनी होगी जो पूर्वी देशों के व्यापार के लिए अधिकार प्राप्त करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार का मतलब है कि कोई अन्य कंपनी पूर्वी देशों पर व्यापार नहीं कर सकती। और शुरुआत में ये मिलता है केवल 15 वर्षों के लिए। तो 15 वर्षों के लिए ये अधिकार कंपनी को प्राप्त होता है। फिर सबसे पहले ये भारत में सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो 1608 में ये एक कंपनी की स्थापना करते हैं और वो भी सूरत में। लेकिन सूरत, क्योंकि उस वक्त तत्कालीन मुग़ल बादशाह जहांगीर उस वक्त जो है मुग़ल बादशाह है, तो जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सूरत में ये एक फैक्ट्री लगा तो लेते हैं, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए हैं जहांगीर। और जहांगीर इनको मान्यता नहीं देते, इनकी कंपनी को मान्यता नहीं देते। तो 1608 ईस्वी में ये जो है जहांगीर से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाते। और अगर ये जहांगीर से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर आगे चलकर कौन अधिकारी है जो इस मान्यता को प्राप्त कर लेगा, ये भी प्रश्न आता है। तो 1613 ईस्वी में सर टोमन रो एक अधिकारी है। सर टोमस रो एक अंग्रेजी अधिकारी है जो जहांगीर से जो है मान्यता प्राप्त कर लेता है सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए। तो सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए जहांगीर से मान्यता प्राप्त कर लेता है। तो इसका मतलब सूरत में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री लगा ली। अब इसके बाद ये भारत के दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। तो यहाँ है मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम में ये अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। और ये फैक्ट्री कब लगेगी? तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में
मसूलीपट्टनम भारत की जो दक्षिण की जो पहली फैक्ट्री है, दक्षिण की पहली फैक्ट्री, ये बात ध्यान रखने की है। सूरत की फैक्ट्री वो पश्चिम की फैक्ट्री है, वो पहली फैक्ट्री है, और दक्षिण की पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में लगती है, और वो लगती है मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। और फिर इसके बाद यही कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ये अपनी ब्रांच पूर्वी भारत में कहाँ खोलती है, तो हरिहरपुर और बालासोर में। यहाँ हरिहरपुर उड़ीसा के आसपास का एरिया है, हरिहरपुर और बालासोर में यह स्थापना करती है। तो 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत के बालासोर में, बालासोर और हरिहरपुर में, हरिहरपुर में, ये जो है ये उड़ीसा के आसपास का एरिया है, यहाँ पर ये अपनी पूर्वी मतलब ब्रांच का निर्माण करती हैं, स्थापित करती हैं, अपनी फैक्ट्री का निर्माण करती हैं। फिर एक जगह और है जो इनके व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनता है, इस वाले पॉइंट पे एक जगह और है, ये है मद्रास। और मद्रास उस वक्त चंद्रगिरी का एक राजा होता है, तो चंद्रगिरी के राजा से ये जो हैं इसे प्राप्त कर लेते हैं। देखिए जो मद्रास है ना, उस वक्त इससे पहले एक विजयनगर साम्राज्य होता था, विजयनगर साम्राज्य का ही एक हिस्सा था मद्रास, और वो उस मद्रास पर नियंत्रण था चंद्रगिरी के राजा का। तो चंद्रगिरी का जो राजा है इस पर एक अंग्रेजी अधिकारी होता है फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे 1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ये क्या करता है, ये व्यक्ति चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को प्राप्त करता है। तो चंद्रगिरी के शासक से मद्रास प्राप्त करता है, और मद्रास अब इनके हाथ में है। अब आप ये समझ लीजिए कि लगभग दक्षिण भारत के जितने तटीय एरिया हैं यहाँ पर इनकी फैक्ट्री की स्थापना हो चुकी है। सूरत में ये लोग फैक्ट्री खोल चुके हैं, दक्षिण भारत मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोल चुके हैं, मद्रास में, बालासोर और हरिहरपुर में भी ये स्थापना कर चुके हैं। अब एक ही चीज़ बची हुई है और वह है बंगाल। और बंगाल में भी ये लोग जो हैं अपना सबसे पहला कारखाना लगा लेते हैं। तो 1651 ईस्वी में अंग्रेजी अधिकारी है जिसका नाम है ब्रिजमैन। तो ब्रिजमैन एक अधिकारी हैं, वे क्या करते हैं, बंगाल के हुगली में सबसे पहले अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। तो बंगाल के हुगली में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना होती है। फिर इसके बाद आगे चलने के बाद अगर आप देखोगे 51 तक ये जो कंपनी है ये लाभ कमा रही है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और कंपनी यहाँ के राजाओं से मेल मिलाप की नीति का पालन करती है। और उस वक्त बंगाल में सूबेदार की एक पोस्ट होती थी जो मुग़ल बादशाह के नियंत्रण के अंतर्गत आती थी। मुग़ल बादशाह के नियंत्रण के अंतर्गत उस सूबेदार की पोस्ट पर एक व्यक्ति होते हैं जो बंगाल से 3 गांव, कोलिकाता, चटगांव और मिदनापुर, इन 3 गांवों की जमींदारी दे देते हैं, जमींदारी अधिकार दे देते हैं अंग्रेजों को कुछ पैसे लेकर। तो ये भी फैक्ट है, आप इस चीज़ को भी लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो 1698 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार की पोस्ट पर नियुक्त होते हैं अजीमुसान। तो बंगाल के सूबेदार होते हैं, बंगाल के सूबेदार। अच्छा, सूबेदार की एक पोस्ट है, ये जो है ये दिल्ली में बैठे हुए मुग़ल जो बादशाह है वही इस पोस्ट पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, ये बात समझने की है। तो यहाँ पर सूबेदार की पोस्ट पर बैठे हैं अजीमुसान। तो अजीमुसान जो है, अजीमुसान, तो ये अजीमुसान 3 गांव की जमींदारी के अधिकार देते हैं, और किसको देते हैं, अंग्रेज अधिकारी जोब चारनोक को। तो जोब चारनोक को 3 गांव की जमींदारी के अधिकार प्रदान करते हैं। नंबर 1 पर है गोविंदपुर,
गोविंदपुर कालीकाता और सुतानती, ये जो 3 गांव हैं, इन गांव की जमींदारी प्रदान करते हैं जोब चरनोक को अजीमुसान, और यहीं पर जोब चरनोक फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। तो फोर्ट विलियम की स्थापना यहीं पर की जाती है, और फोर्ट विलियम एक बड़ा मतलब किला होता है जिसकी स्थापना अंग्रेज लोग करते हैं, और ये इनके लिए बड़ा सामरिक महत्व की दृष्टि से इम्पोर्टेंट किला है। तो फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। फिर यहाँ तक अब देखो इनका जो विस्तार है ये आपने समझ लिया कि ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पर सूरत है, सूरत में इनकी फैक्ट्री है, यहाँ मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री है, और मद्रास में भी अब इनकी फैक्ट्री है, और तो और यहाँ पर हरिहरपुर और उड़ीसा के आसपास के एरिया में भी इनकी फैक्ट्री है। बंगाल में भी फैक्ट्री अब चली गई है। कालीकाता को मिलाकर जो है एक बड़े कलकत्ता नगर की ये नींव डाल ही देंगे। तो कुल मिलाकर अब इनके पास फैक्ट्रियाँ पूरे तटीय इलाकों के साथ साथ बंगाल के आंतरिक भागों में भी इनकी फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अंग्रेज जो हैं काफ़ी अब ताकतवर हो चुके हैं, और इनके पास आर्थिक संपत्ति की कोई कमी है नहीं। मतलब इनके पास अब ठीक ठाक पैसे हैं, और ये मतलब ब्रिटेन से पैसे ना लाकर यहीं के पैसों को कमाकर अपनी कंपनी को चला सकते हैं, और व्यापार अधिशेष से प्राप्त करके नौसैनिक जो क्षमता है वह भी प्राप्त ये लोग कर सकते हैं इसी समय। फिर आगे चलकर एक घटना और होती है, दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं 1717 में, आप बस ये लिखो 1717 में फर्रुख सियर से एक शाही फरमान प्राप्त कर लेते हैं कंपनी के एक अधिकारी, और कंपनी के अधिकारी, इससे क्या होता है, कर मुक्त व्यापार कर सकती है कंपनी। कर मुक्त व्यापार। अब देखो एक बात ध्यान रखने की है कि अगर किसी भी कंपनी को कोई सामान बेचना है और अगर उसका सामान मार्केट में सबसे सस्ता है तो ग्राहक उसकी ओर ही आकर्षित होंगे। देखिए समझिए इस बात को, ये फंडा किस तरीके से काम करता है। अगर बाय द वे बाजार में कोई आपके पास उत्पाद है, और बाय द वे जैसे यहाँ पर जैसे केले हैं, आप केले समझ लीजिए, तो केले हैं और केलों का रेट बाजार जो मूल्य है वह है हमारे पास, अगर बाय द वे 40 रुपये दर्जन है तो 40 के दर्जन है, और 4 ग्राहक मौजूद हैं, ग्राहक ए मौजूद है, ग्राहक बी मौजूद है, ग्राहक सी मौजूद है, ग्राहक डी मौजूद है, और ग्राहक ई मौजूद है। अगर बाय द वे इन सबको इसी रेट पर, मतलब इसने भी 40 के रेट पे खरीदे, इसने भी 40 के रेट पे खरीदे, इसने भी 40 के रेट पे खरीदे, और इसने भी 40 के रेट पे खरीदे, लेकिन सरकार ने इन सब पर टैक्स लगाया, और टैक्स की वजह से 10 रुपये टैक्स के बढ़ गए, और 10 रुपये टैक्स के बढ़ गए तो क्या होगा, ये 50 रुपये का इसका कुल लागत होगी, इसकी भी 50 रुपये की, इसकी भी 50 की, और इसकी भी 50 की, लेकिन इस व्यक्ति के पास अभी भी लागत 40 की है। तो अगर यह व्यक्ति 40 का माल 50 में भी बेच दे तो भी इसे लाभ है 10 रुपये का, लेकिन अगर ये 50 का माल 50 में बेचें तो इन्हें नुकसान है, क्योंकि अपने घर तो कुछ लेकर जाएंगे ही। तो इस वजह से होगा क्या कि ये जो व्यक्ति है ये हमेशा बढ़त में रहेगा, और अगर भाई 2 रुपये का अंतर भी अगर किसी वस्तु में है, 2 रुपये का अंतर भी, वह भी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। तो ये जो व्यक्ति है ये हमेशा व्यापार अधिशेष में रहेगा, और तो और ये इसी व्यक्ति से जो मतलब इसके केले होंगे वो खरीद लेगा, और ये लगातार दिन रात तरक्की करना शुरू कर देगा। इसी तरह हुआ जब कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो अन्य जो कंपनी थी, यहाँ तक कि यहाँ के जो उद्योग जो लोग कर रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे, उनको नुकसान होने लगा, और कंपनी दिनों दिन रातों रात तरक्की करने लगी, क्योंकि इनके उत्पाद जब कर नहीं देंगे तो सस्ते हो जाएंगे। इस वजह से भी ये जो शाही फरमान है ये कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
तो फर्रुखसियर से ये प्राप्त हुआ था कर मुक्त व्यापार। और ना केवल इस कर मुक्त व्यापार से अंग्रेज लोग फायदा उठा रहे थे, इसका दुरुपयोग भी कर रहे थे, क्योंकि ये उन चीज़ों पर भी टैक्स मतलब इनका मतलब ये क्या कर रहे थे कि दूसरे लोगों से भी घूस लेकर उनको कर मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसी से तंग आकर आगे चलकर प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में विकट स्थितियां देखने को मिलेगी, आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ तक थे अंग्रेज, अब इसके बाद आएंगे डेनिस। तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए डेनिस। तो चलिए शुरू करते हैं डेनिस। अच्छा, डेनिस में ज़्यादा पढ़ने का है नहीं, तो डेनिस के बारे में ज़्यादा लिखना नहीं है, बस सन लिख लीजिए कि हाँ चौथे नंबर पर डेनिस आए और डेनिस की कंपनी भारत आई, डेनिस कंपनी। और ये कंपनी पहली बात तो कौन से देश की थी ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये डेनमार्क की कंपनी थी और 1616 ईस्वी में डेनमार्क में इसकी स्थापना हुई थी। बस अगर आपको ये बात भी मालूम है ना तब भी काम हो जाएगा। डेनमार्क की कंपनी थी। फिर इसके बाद क्या होगा, ये भारत में किस जगह अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, तो ये 1620 ईस्वी में मतलब 4 साल इनको लग जाते हैं अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने में। और ट्रंकोबार उस वक्त का नाम है, ट्रंकोबार, इसी को बोलते हैं तमिलनाडु। और तमिलनाडु आपको पता ही है एक तटीय राज्य है, यहीं पर ये अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। मतलब इनका प्रथम व्यापारिक केंद्र इसी पर बनता है, इसी पॉइंट पर इनका प्रथम व्यापारिक केंद्र बनता है। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये टिक नहीं पाते, क्योंकि ये उतना लाभ ले नहीं पाते, क्योंकि अन्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और ये इनसे टकरा नहीं सकती। तो ये क्या करते हैं, अपना जितना भी माल मतलब जितना भी ये लोग अर्जित करते हैं सब कुछ अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। तो इसका मतलब अब एक शक्ति और आएगी, लेकिन वो काफ़ी बाद आएगी 1664 में, जिसका नाम है फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी जो शक्ति है, ये देखो फ्रांस का अगर आप हिस्ट्री भी उठाओगे तो फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य है। और शक्तिशाली राज्य से यदि कोई कंपनी आएगी तो वह नौ सैनिक क्षमता के साथ आएगी और उसकी क्षमता अंग्रेजों को चुनौती देकर रहेगी। तो इस एरिया में ये सबसे पहले उसी रूट से उसी तरीके से भारत में फैक्ट्री का निर्माण करेंगे जिस तरीके से अंग्रेजों ने किया। जैसे सबसे पहले सूरत में लगाई थी अंग्रेजों ने, तो सूरत में लगाएंगे, मसूलीपट्टनम में लगाएंगे, पूर्वी देशों में लगाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि भारत के भूभाग में अब दो महाशक्तियां एक साथ उतरेंगी, एक है फ्रांस और दूसरा है ब्रिटेन। दोनों के बीच संघर्ष होगा और उसी को कर्नाटक के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। लेकिन कर्नाटक के युद्ध पर आने से पहले आपको फ्रांस के बारे में जो फैक्चुअल नॉलेज है वो लिख लीजिए। तो फैक्चुअल नॉलेज ये है कि जो जो फ्रांस है, फ्रांस की कंपनी आई थी 1664 ईस्वी में। तो ये डायरेक्ट प्रश्न है कि कब आई थी। और क्योंकि देखिए फ्रांस में ना लुई का शासन होता है और लुई 1, लुई 2, लुई 3, लुई 4 इस तरह से राजाओं के नाम होते हैं। उस वक्त लुई 14 का शासन था, ये भी याद रखने की बातें हैं। तो लुई 14 का शासन उस वक्त था और लुई 14 के शासन के समय इसी के वित्त मंत्री थे, इसी के वित्त मंत्री, और जिसका नाम है वित्त मंत्री का नाम है कोबाल्ट, वित्त मंत्री कोबाल्ट। और कोबाल्ट की सहायता से ही इस कंपनी का निर्माण होता है। लेकिन एक ही समस्या थी इस कंपनी में, यह जो फ्रांस की कंपनी थी यह पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी और सरकारी कंपनी को निर्णय लेने का, विवेक से निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता होती है वो सीमित होती है। तो इसका मतलब ये एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी और पूर्णतः सरकारी कंपनी होने की वजह से इसके देखो आगे चल के जब ये ब्रिटेन से टकराएगी, ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराएगी, तो तुम्हें ये बातें समझ आएगी कि सरकारी कंपनी की क्या समस्याएं होती हैं, क्योंकि निर्णय एकदम अचानक से नहीं ले सकती। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम अगर उनको जो निर्णय लेना है तो वे उनको तुलनात्मक रूप से ज़्यादा स्वतंत्रता है और ये भी एक निर्णायक कदम है। फिर इसके बाद सबसे पहली फैक्ट्री, तो फ्रांस की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर खुलती है भारत में,
तो भाई मैंने तुम्हें बताया कि ये भी उसी रूट को फॉलो करते हैं। सूरत में ये सबसे पहली फैक्ट्री लगाते हैं और सूरत में फैक्ट्री लगाने में किस फ्रांसिस अधिकारी का योगदान है, तो वो है फ्रांसिस कैरो। तो फ्रांसिस कैरो इस कंपनी को सूरत में लगाता है सबसे पहले। फिर 1668 में ये फैक्ट्री लगती है, 1668 में 4 साल इनको भी लग जाते हैं फैक्ट्री स्थापित करने में। 1668 के बाद अगले ही साल 69 में, मतलब 1669 ईस्वी में ये मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा लेते हैं, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा लेते हैं। और फिर जो मतलब आगे चल के फिर ये 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में भी, 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। तो फैक्ट्री लगाते हैं, तो कुल मिलाकर उसी रूट को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, जिस रूट को अंग्रेज फॉलो कर रहे हैं। फिर अब एक जगह और बची हुई है और वो है बंगाल। तो बंगाल के चंद्रनगर में 1690 में ये लगा लेते हैं अपनी फैक्ट्री। तो 1690 में बंगाल के चंद्रनगर में फैक्ट्री लगा लेते हैं, चंद्रनगर में 1690 ईस्वी में। लेकिन ये तब तक समस्या नहीं होती जब तक ये एक व्यापारिक कंपनी होती है। लेकिन एक इन्हीं के कंपनी के गवर्नर हैं जिनका नाम है डुप्ले, और डुप्ले जब भारत आता है तो वह राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति अपनाता है, मतलब भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगता है डुप्ले। क्योंकि इस वक्त तक यहाँ अंग्रेज और जो फ्रांस हैं वे एक दूसरे के शत्रु हो चुके हैं, और इस पॉइंट पर शत्रु एक ही भूभाग पर दूसरे की भूमि पर लड़ रहे हैं। तो मतलब वर्चस्व की लड़ाई है एक दूसरे की। तो डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर है और यहाँ पर युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करेगा, और इसी की एवज में 3 कर्नाटक युद्ध होंगे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। इन्हीं तीनों युद्धों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए जिसका नाम है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो अब हम हेडिंग डालेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, और तीनों कर्नाटक युद्धों को पढ़ने के बाद आज की जो क्लास है वो पूरी हो जाएगी। देखिए, प्रत्येक युद्ध के कारण होते हैं, फिर उसके परिणाम होते हैं या उसका महत्व होता है। तो सबसे पहले आप प्रथम कर्नाटक युद्ध डालेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की जब हम बात करते हैं तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये लड़ा गया था 1746 से 1748 के बीच, 1746 से 1748 के बीच। और कहने की बात ही नहीं है कि ये फ्रांस और देखो ये फ्रांसीसी कंपनी लिखो आप, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी कंपनी के बीच लड़ा गया था, ये बात आप समझ ही रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है क्यों लड़ा गया था। देखिए, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण एक दूसरे के यूरोप में शत्रु थे, उसी का परिणाम इसको माना जाता है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण, आप सबसे बड़ा जो कारण इसमें यही है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, क्योंकि वहाँ पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर कौन बैठेगा, ब्रिटेन का तर्क अपना है और फ्रांस का तर्क अपना है। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के शत्रु भारत में भी हैं, तो स्वाभाविक शत्रुता यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसमें क्योंकि शत्रु है तो यहाँ पर एक दूसरे के जहाज को देखकर लोग ठंडे नहीं हैं। और ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं बोर्नेट अधिकारी हैं, फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। तो बोर्नेट अंग्रेजी अधिकारी हैं, अंग्रेजी अधिकारी, और ये क्या कर लेते हैं, ये फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। तो फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा, और इसी की एवज में गुस्सा होकर डुप्ले इसी का बदला लेने के लिए मद्रास पहुंचता है और मद्रास पर नियंत्रण कर लेता है। तो डुप्ले क्या करता है, डुप्ले 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लेता है
और क्योंकि अब दोनों के बीच शत्रुता बढ़ चुकी है, मद्रास इसने लूट लिया और जहाज पर कब्जा अंग्रेजियों ने कर लिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मरने मारने वाली बातें नहीं आती, तो क्या होता है, दोनों के बीच संधि होती है। और संधि, इस संधि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को बोलते हैं ओक्साला सेम्पेल, ओक्साला सेम्पेल की संधि बोलते हैं इसी संधि को। इस संधि पर प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है वह एंड हो जाता है। तो इसका मतलब पर यह बात ध्यान रखने की है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ने यह तय कर दिया था कि अब या तो यहाँ फ्रांसीसी रहेंगे या फिर अंग्रेज रहेंगे। तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए दूसरा कर्नाटक युद्ध। तो दूसरा नंबर का कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध। और दूसरे कर्नाटक युद्ध का जो सन है वो 1749 से 1754, 1749 से 1754, मतलब एक साल बाद ही यह युद्ध छिड़ जाता है। और इस युद्ध के छिड़ने के कारण को समझने के लिए थोड़ी भारत की परिस्थिति को देख लेते हैं। देखिए कर्नाटक का युद्ध छिड़ क्यों रहा है, तो कर्नाटक के युद्ध के कारण को समझने के लिए दो सल्तनत को समझना जरूरी है। एक है हैदराबाद की रियासत और एक है कर्नाटक की रियासत। और कर्नाटक की रियासत दोनों में ही नवाब की पोस्ट है, हैदराबाद में भी नवाब है और कर्नाटक में भी नवाब है। हैदराबाद में उस वक्त के जो नवाब हैं वे हैं नासिर जंग, और कर्नाटक में उस वक्त के नवाब है नवाब अनवरुद्दीन, नवाब अनवरुद्दीन। और हैदराबाद की जब हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है मुजफ्फर जंग, वो कहता है कि नवाब मुझे बनना चाहिए। तो एक व्यक्ति है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर। और कर्नाटक में भी इसी तरह का है, एक व्यक्ति को नवाब बनना है जिसका नाम है चंदा साहब, चंदा साहब, चंदा साहब। अब आप समझिए, देखिए कर्नाटक की स्थिति को समझिए। कर्नाटक में दो रियासतें हैं, एक है हैदराबाद और दूसरी है कर्नाटक। कर्नाटक, हैदराबाद का जो मतलब निजाम है वो या नवाब है वो है नासिर जंग, और जबकि कर्नाटक का नवाब है नवाब अनवरुद्दीन। लेकिन मुजफ्फर जंग को नवाब बनना है और चंदा साहब को भी नवाब बनना है। तो फ्रांसीसी कह रहे हैं हम बनाएंगे, अपने दम पर बनाएंगे। तो मतलब विद्रोहियों को शरण दे रहे हैं फ्रांसीसी और कह रहे हैं कि हम आपका समर्थन देंगे, आप नवाबों को हटाओ। तो इसका मतलब दो गुट बनेंगे। गुट नंबर एक, गुट नंबर एक में क्या है, एक गुट में है अंग्रेज, और अंग्रेज स्वाभाविक रूप से नवाब के समर्थन में होंगे, तो नासिर जंग। और दूसरा कौन होगा, नवाब अनवरुद्दीन, नवाब अनवरुद्दीन। और दूसरा गुट, तो जो गुट दो है उसको लीड करेंगे फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी किसको समर्थन देंगे, मुजफ्फर जंग को, मुजफ्फर जंग। और यहां पर चंदा साहब, चंदा साहब। तो कुल मिलाकर दो गुट बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि यहां पर युद्ध होगा ही होगा, हर हालत में होगा। क्या होगा कि 1749 ईस्वी में अंबू का युद्ध होगा, और वहां पर ये जो व्यक्ति है अनवरुद्दीन, इसको फ्रांसीसी मार देंगे। तो इसका मतलब अनवरुद्दीन की हत्या हो चुकी है। तो 1749 ईस्वी में 1749 ईस्वी में अंबूर के युद्ध में, अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन की हो जाती है हत्या। तो अनवरुद्दीन की हत्या कौन कर देते हैं, अनवरुद्दीन की हत्या। और कौन कर देते हैं, वे कर देते हैं फ्रांसीसी। कौन, फ्रांसीसी। और अगर फ्रांसीसी अनवरुद्दीन की हत्या कर देंगे तो अब क्या होगा, इसका मतलब चंदा साहब गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन नहीं, चंदा साहब की हत्या कर देंगे अंग्रेज। इसका मतलब चंदा साहब को भी, चंदा साहब
की हत्या कर देंगे अंग्रेज, और अंग्रेज अगर चंदा साहब की हत्या कर देंगे तो क्या होगा उस एरिया में। अच्छा, ये हत्या किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर एक मतलब जो गवर्नर हैं गोडेहू जो है ना, वो डुप्ले को बुलाता है, और जो डुप्ले हैं, सॉरी गलती होगी, यहाँ पर जो है क्लाइव जो है इसकी राजधानी कर्नाटक का घेरा डालता है। क्लाइव जो है कर्नाटक का घेरा डालता है, और घेरा डालकर, क्योंकि देखिए अनवरुद्दीन की हत्या फ्रांसीसी कर चुके हैं, तो इसके बाद चंदा साहब को वो मार देगा, और यहाँ पर फ्रांसीसी हार जाएंगे, और क्लाइव अपने दम पर एक नए व्यक्ति को नवाब बनाता है, और जिसका नाम है मोहम्मद अली। तो इसका मतलब अंग्रेज मोहम्मद अली को नवाब बनाता है, कर्नाटक का नवाब बनाता है, कर्नाटक का नवाब। तो इसका मतलब ये जो दूसरा युद्ध है ये भी अंग्रेज ही जीतते हैं, और इस वक्त के तत्कालीन जो गवर्नर है डुप्ले, वे फ्रांसीसी उनको वापस बुला लेते हैं, और उसकी जगह दूसरे गवर्नर आते हैं जिनका नाम है गोडेहू। तो गोडेहू दूसरे गवर्नर हैं, और अब तीसरा जो युद्ध है यही अंतिम युद्ध है, जिसको बोलते हैं हम कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध आप लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की जब हम बात करते हैं तो इसका सन 1758 से 1763 तक है। 1758 से 63 तक ये भी फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच ही लड़ा जाएगा। और ये किस वजह से है, इसका कारण क्या है, तो कारण इसका वही है विदेशी कारण। यूरोप में ऑस्ट्रिया और जो है पर्सा के बीच युद्ध छिड़ रहा होता है। ऑस्ट्रिया को समर्थन देता है फ्रांस, ऑस्ट्रिया को समर्थन देता है फ्रांस, तो फ्रांस ऑस्ट्रिया को समर्थन देता है, और इसका युद्ध छिड़ रहा होता है पर्सा के साथ। पर्सा को अब आप बता ही सकते हैं, भाई रीजनिंग लगाओ, कौन समर्थन देगा, तो अंग्रेज इसको समर्थन देंगे, और इसी का परिणाम होगा ये दोनों शक्तियाँ भारत में लड़ाई करेंगी, और भारत में इनकी लड़ाई होगी। और 1760 में आप बस, क्योंकि देखो ज़्यादा नहीं है इसमें, 1760 में वांडीवास का युद्ध होगा। वांडीवास के युद्ध में कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, अंग्रेज। तो युद्ध में अंग्रेज होते हैं विजयी, अंग्रेज विजय होते हैं। और विजय होने के बाद ये भी प्रश्न आता है कि ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, तो सर आयर कूट जो थे ब्रिटिश अधिकारी थे इस युद्ध में, ब्रिटिश अधिकारी तो वे थे सर आयर कूट। और फ्रांसीसी अधिकारी कौन थे, काउंट डी लाला। तो फ्रांसीसी अधिकारी थे काउंट डी लाला, काउंट डी लाली है शायद, लाला है पता नहीं, लाली है ध्यान नहीं है, लाली है वैसे। तो कुल मिलाकर ये है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, तीनों में ही अंग्रेज विजयी होते हैं। और इन युद्धों का ही अगर आपको महत्व देखना है तो देखिए, महत्व तो आप समझ सकते हैं, देखने की ज़रूरत है नहीं। तो इन युद्धों का महत्व ये है कि इसने भारतीय राजनेताओं, नवाबों के खोखलेपन को दर्शा दिया। अंग्रेज़ों को ये ज्ञात हो गया कि इनके पास नौ सैनिक क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है और ये कमज़ोर लोग हैं, और इसी का यहीं से मोटिवेट हुए और वे बंगाल को जीतेंगे अंग्रेज आगे चलकर। यहीं से अच्छा, फिर फ्रांसीसियों की हार क्यों हुई? फ्रांसीसियों की हार के कई कारण हैं, उनमें से जो प्रमुख 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो अंग्रेज हैं
अंग्रेज़ों की जो कंपनी है उनके पास अधिकार ज़्यादा हैं, वे निर्णय ज़्यादा ले सकती हैं, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी है, निर्णय लेने में उनको देरी होती है। पहला कारण ये है। दूसरी बात है, नौसैनिक क्षमता में भी कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों से कमज़ोर थे। नौसैनिक क्षमता अंग्रेज़ों की ज़्यादा बेहतर थी और फ्रांसीसियों की कम थी। तीसरा ये था कि जो अंग्रेज़ थे वे सहयोग और समन्वय की नीति में बहुत बहुत अच्छे थे, जबकि फ्रांसीसी नहीं थे। तो यहाँ तक की जो क्लास है, यहाँ तक की ये दूसरी क्लास है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।